प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज सामाजिक विज्ञान विषय के उपविषय इतिहास के द्वितीय अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के प्रथम भाग द्वितीय भाग को हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसके अंतिम भाग तृतीय भाग का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो हम लोग चलते हैं। आज के शिक्षण बिंदु हैं नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, सामूहिक अपनेपन का भाव। और बच्चों, आज के जो शिक्षण उद्देश्य हैं वह हैं सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों में राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक प्रभावों की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको हम समझ सकेंगे। समाज के विभिन्न वर्गों पर इन आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा उसका मूल्यांकन हम कर सकेंगे। एकता और विविधता की शक्तियों के बीच विचार करने के जो तरीके हैं उनको हम समझ सकेंगे। भारतीय राष्ट्रवाद के विषय में सामूहिक अपनापन, समाजों और समूहों की जो अन्योन्याश्रितता है और सहयोग में योगदान देने वाली जो प्रेरणाएं हैं उनको हम आत्मसात कर सकेंगे। तो बच्चों, सविनय अवज्ञा और गांधी जी, हमने पिछले भाग में असहयोग आंदोलन का अध्ययन किया, रॉलेट अधिनियम जैसे काले कानूनों का अध्ययन किया। हमने जो असहयोग आंदोलन क्यों किया गया उसके विषय में जाना। बच्चों, आज उसी का जो अगला क्रम है गांधी युग में, हम लोग उस पर देखने जा रहे हैं कि सविनय अवज्ञा क्या होता है। बच्चों, ये शब्द है सविनय और अवज्ञा, अर्थात सविनय का मतलब विनय के साथ, मतलब इसमें भी अहिंसा है, हिंसा कहीं नहीं है। गांधी जी के जीवन में हिंसा की कोई जगह ही नहीं थी। तो सविनय, हमें क्या करना है? अवज्ञा करनी है, मतलब आज्ञा नहीं माननी। और किसकी आज्ञा नहीं माननी? अंग्रेजों की आज्ञा नहीं माननी। असहयोग में हमने पढ़ा था कि हमें सहयोग नहीं करना था। किसका? अंग्रेजों का। उनकी जो गलत नीतियां थी उनका असहयोग करना था। यहाँ क्या है? हमें अवज्ञा करनी है। लगभग वही बात है। हम अंग्रेजों की आज्ञा नहीं मानेंगे। उन्होंने जो कानून बनाए, गलत कानून बनाए, उनका हम विरोध करेंगे। इसी को अवज्ञा कहा गया। लेकिन इस अवज्ञा में क्या मिला हुआ है? सविनय, विनय के साथ। हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, हम किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं अपनाएंगे, और इसको गांधी जी ने सविनय अवज्ञा नाम दिया। बच्चों, इसका जो प्रारंभ हुआ सविनय अवज्ञा का, जब हम लोग असहयोग आंदोलन करते करते और अंग्रेजों का विशेष कोई नुकसान नहीं कर पाए, इधर अंग्रेजों ने क्या किया? 1919 में जो भारत शासन अधिनियम बना था, तो उसी समय यह निर्णय लिया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग बनाया जाएगा जो भारत में यह जांच करेगा कि क्या भारतीयों को स्वशासन अथवा स्वराज देने की आवश्यकता है अथवा नहीं। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष बाद, किसके 10 वर्ष बाद? 1919 का जो अधिनियम बना था उसके 10 वर्ष बाद। इसका मतलब है कि 1929 में वह कानून बनना चाहिए था, वह आयोग बनना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? जो इंग्लैंड में सरकार थी वर्तमान, उसे यह भय हुआ कि आने वाले 2 वर्ष के बाद जब चुनाव होगा तो पता नहीं हमारी सरकार रहेगी अथवा नहीं रहेगी। तो उन्होंने क्या किया? 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में एक आयोग गठित कर दिया जिसका नाम था साइमन आयोग। बच्चों, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया था और सर जॉन साइमन इसके जो है अध्यक्ष थे। बच्चों, यह जब भारत आया 27 में बना और 1928 में भारत आया, तो जैसे ही ये मुंबई में पधारे महोदय, इस पूरे आयोग का प्रबल विरोध किया गया। काले झंडे दिखाए गए और आप देख सकते हैं यह चित्र है साइमन का, और ये भारतीय हमारे राजनेता हैं, आंदोलनकारी हैं, और ये देखिए इन्होंने काले झंडे लगा रखे हैं और कहा साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। यह विरोध क्यों हुआ उसके विषय में भी अध्ययन करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जब साइमन आयोग भारत आया तो इसका विरोध हम लोगों ने क्यों किया? इसका विरोध विभिन्न कारणों से किया गया। एक तो यह कि इस आयोग में एक भी भारतीय व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था।
सभी व्यक्ति इसके अंग्रेज थे। तो ऐसा आयोग जो भारत की स्थिति परिस्थिति के विषय में निर्णय ले रहा है और उसमें भारतीयों का किसी प्रकार का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी व्यक्ति का कोई उसमें अपना सहयोग ही नहीं है, तो ऐसे आयोग का हम क्या करेंगे? यह सिर्फ लीपापोती थी जो अंग्रेजी हुकूमत ने करके भेजा था भारतीयों को खुश करने के लिए। इस बात का प्रबल विरोध हुआ, राष्ट्रव्यापी विरोध में। बच्चों, इसी का विरोध करते हुए पंजाब में जब लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे, वैसे भी वो अस्वस्थ थे। अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर इतने लाठियों के प्रहार किए कि उनकी जो मृत्यु हो गई, और इसी मृत्यु का बदला बाद में भगत सिंह ने लिया था। बच्चों, जब लाला लाजपत राय अंतिम समय में थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किया गया एक एक लाठी का वार अंग्रेज़ों की शव पेटिका का अंतिम कील साबित होंगे। यह बात उन्होंने कही थी और वही हुआ। जगह जगह जब साइमन आयोग का विरोध शुरू हुआ तो लोगों के ऊपर, भारतीयों के ऊपर अत्याचार बढ़ गए। सभी क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को उठा करके जेल में बंद किया गया, लेकिन हम हारे नहीं, न थके न रुके। क्या हुआ? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो दिसंबर 1929 से जनवरी 1930 तक चला, यह वार्षिक अधिवेशन था और जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे इसकी जो है बैठक की गई, हमारा अधिवेशन, और इसके क्या क्या मायने थे वह हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, जब दिसंबर 1929 में लाहौर में हमारा अधिवेशन प्रारंभ हुआ, यह देखिए जवाहरलाल नेहरू खड़े हुए हैं और महिलाएं, पुरुष सभी की सहभागिता है। यहाँ पे क्या हुआ? असहयोग आंदोलन में आपको मैं ध्यान दिलाता हूँ कि हमारा उद्देश्य क्या था? स्वशासन से बढ़कर स्वराज हो चुका था, लेकिन यहाँ हम उससे भी 2 कदम आगे पहुँच गए। जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि अब हमारा जो लक्ष्य है वो न तो स्वशासन है न स्वराज है, अब हमारा लक्ष्य है पूर्ण स्वतंत्रता, अर्थात किसी कीमत पर हमें पूर्ण स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। हमारे देश से आप जाएं और हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दें। बच्चों, इसी अधिवेशन में यह शपथ ली गई, एक अपना तिरंगा झंडा बनाया गया जिसे अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर फहराया गया, और यह शपथ ली गई कि 26 जनवरी, आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। बच्चों, यही स्वतंत्रता दिवस की जो शपथ है 26 जनवरी के रूप में जो हमने वहाँ ली, आने वाले स्वतंत्रता जब हमने पाई 1947 में, तो चूंकि हमारी स्वतंत्रता 15 अगस्त को हुई तो हमने स्वतंत्रता दिवस उसी दिन मना लिया। लेकिन हमने 26 जनवरी की तिथि को भूला नहीं, हमने 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया, और इसकी शुरुआत यहीं से है क्योंकि हमने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस रावी नदी के तट पर अपने जो है लाहौर अधिवेशन में मनाया था। तो उसको याद रखने के लिए इतिहास में इसे प्रथम स्वतंत्रता दिवस के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931, यह क्या है? अभी हमने चर्चा की कि ऐसी अवज्ञा करनी है जिसमें विनय के साथ। सविनय अवज्ञा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बच्चों, गांधी जी ने तत्कालीन जो गवर्नर थे लॉर्ड इरविन, उनसे अपनी 11 सूत्रीय मांग की। उनकी मांगें क्या थी? कि जो लगान है उसे 50% कम कर दिया जाए, जो सैन्य खर्च है और जो अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी थे उनके जो वेतन का खर्चा था उसमें 50% की कटौती की जाए, चूँकि वो भारतीयों से लिया जाता था तो उनमें कटौती की जाए। पूरी तरह मद्य निषेध किया जाए, किसी भी प्रकार का जो मद्य है, शराब है, उसकी बिक्री प्रतिबंधित कर दी जाए। और जो हमारे क्रांतिकारी हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का जो है वो आरोप सिद्ध नहीं होता, किसी हत्या में किसी उसमें वो शामिल नहीं है, उन्हें आज़ाद किया जाए। नमक बनाने की हमें स्वतंत्रता मिले, नमक कर को समाप्त किया जाए, आदि चीज़ें गांधी जी की मांगें थीं जिसको लॉर्ड इरविन ने मानने से इनकार कर दिया। अंत में गांधी जी ने कहा कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। उन्होंने क्या किया? 12 मार्च 1930 को वह जो है दांडी मार्च पर निकल पड़े। साबरमती से
चले और 278 किलोमीटर की लंबी यात्रा गांधी जी ने तय की 24 दिन में। प्रतिदिन 10 किलोमीटर चलते थे। अपने 78 अनुयायियों के साथ उन्होंने यह मार्च किया। आप देख सकते हैं इस चित्र में कि गांधी जी आगे आगे चल रहे हैं, देखिए, और आगे पीछे उनके अनुयायी चल रहे हैं। और इस यात्रा को इतिहास में दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। बच्चों, 12 मार्च को यह यात्रा प्रारंभ हुई और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे समुद्र के किनारे, और 6 अप्रैल को उन्होंने आंशिक रूप से पानी को खौला करके और नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा, क्योंकि उस समय नमक बनाना एक जुर्म था, नमक पर कर लगता था। तो गांधी जी ने उसका अवज्ञा की कि नहीं, देखो हम इस पानी से नमक बनाएंगे। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ते हुए दिखाया जा रहा है कि नमक बनाया और अवज्ञा की। बच्चों, आगे हम देखते हैं इसी सविनय अवज्ञा नमक कानून के तोड़ने पर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। गांधी जी के इस आंदोलन के शुरू करते ही पूरे देश में यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी हो गया। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का जो कार्यभार था वो खान अब्दुल गफ्फार खान ने अपने हाथों में लिया। पश्चिमोत्तर प्रांत में वह सक्रिय थे, सीमांत गांधी के नाम से वो जाने जाते थे, और उन्होंने खुदाई खिदमतगार जो अपनी एक संघ बना रखा था, उन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन के द्वारा इसको आगे बढ़ाया। बच्चों, मुंबई महाराष्ट्र में सरोजनी नायडू और उनके विभिन्न अनुयायियों ने जो मेहसाना नमक फैक्ट्री थी उस पर धावा बोला, उसका नुकसान किया, लेकिन इतना अत्यधिक तरीके से हमारे ऊपर प्राणघातक हमले हुए, अंग्रेजों ने हमें मारा पीटा कि जिसे जो है संपूर्ण जगत में बुरी तरीके से उसकी निंदा की गई। वेब मिलर नामक पत्रकार था जो उस आंदोलन को देख रहा था, उसने बाद में लिखा, इतिहास में इस तरीके की बर्बर ज्यादती कभी नहीं देखी गई। तो बच्चों, यह आंदोलन मद्रास में जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं उनके नेतृत्व में चला, आंध्र प्रदेश में चला, इसमें मणिपुर में जो रानी गौडिन्यू थी उनके नेतृत्व में चला, 13 वर्ष की कन्या थी, जवाहरलाल नेहरू ने उनको रानी की उपाधि दी। कलकत्ता में चला, उड़ीसा के कटक में, बालासोर में चला, अर्थात पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका था। बच्चों, सविनय अवज्ञा के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? पहला था नमक कानून एवं ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करना। दूसरा था अदालतों, सरकारी विद्यालयों, सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना। जैसा कि आप देख चुके हैं, असहयोग आंदोलन में भी लगभग यही सब होता था। तो भू राजस्व न देना, लगान न देना, अन्य करों की अदायगी न करना, यह पूरी तरीके से शामिल था हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। शराब और अन्य मादक पदार्थों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देना, विदेशी वस्तुओं एवं वस्त्रों का बहिष्कार करना, सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र देना। बच्चों, आप ये समझ लीजिए कि जो ये कार्य गांधी जी ने शुरू किया, इससे अंग्रेजी हुकूमत की चूरें हिल गईं। उनका जो आयात था वह 50% पर रह गया, क्योंकि हमने स्वदेशी अपनाना प्रारंभ कर दिया था। हमने प्रत्येक स्तर पर इनका विरोध किया, और जब उनका आयात घट गया, एक आर्थिक चोट उनको पहुंची। बच्चों, कहा जाता है कि सबसे बड़ी चोट आर्थिक चोट होती है, और वही गांधी जी ने किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने इन विभिन्न अपने अस्त्रों का प्रयोग किया। भू राजस्व मिल नहीं रहा था, लगान दी नहीं जा रही थी, करों की अदायगी हो नहीं रही थी, जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसको समस्या हो रही थी, उसका जो राजकोष था वह कम हो रहा था। हमने विभिन्न प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। बच्चों, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, आपने देखा कि जब हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन इस तरीके से चला तो जो अंग्रेजी हुकूमत है वो घुटने टेकने लगी, और जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उन्होंने हमें प्रस्ताव रखा कि नहीं, हम आपस में बैठ लेते हैं और बातचीत करते हैं। दिल्ली में हमारी बैठक हुई गांधी जी के साथ। बच्चों, इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। और इस समझौते में हुआ क्या कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने का वचन दिया। दूसरा, कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। आपको बताते चलें कि 3 गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में आयोजित हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से किसी ने भी
उसमें जो है अपना भाग नहीं लिया था, गांधी जी कोई नहीं गए थे। तो जब भारत के लिए कोई नीति बन रही हो और भारतीय कोई न जाए, और कांग्रेस उस समय संपूर्ण भारत का एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका था, तो जब कांग्रेस से कोई व्यक्ति नहीं जाएगा तो वह गोलमेज सम्मेलन पूरी तरीके से अक्षम साबित हुआ, उसका कोई महत्व नहीं था। तो कांग्रेस को गांधी जी को मनाना था कि किसी भी तरीके से गोलमेज सम्मेलन में वह अपना भाग दें, उसमें उपस्थित हों। तो वही हुआ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया कांग्रेस ने। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का आश्वासन मिला, परंतु जिन पर हिंसा के मामले नहीं थे। बच्चों, आपको याद दिलाते चलें कि इसी बात के चलते भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को छूट नहीं मिल पाई थी, उन्हें आज़ादी नहीं मिली थी, क्योंकि उनके ऊपर हिंसा के मामले मढ़ दिए गए थे। समुद्र तटीय क्षेत्रों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की छूट भी हमें प्राप्त हुई। यह गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत हमें प्राप्त हुआ। आगे हम लोग देखते हैं गोलमेज सम्मेलन 1930 से 1932। बच्चों, गोलमेज सम्मेलन क्या है? जैसा कि नाम से पता है कि गोल मेज, एक मेज है बहुत बड़ी जो गोल है, अर्थात जिसमें सब लोग आमने सामने बैठ करके वार्ता कर सकते हैं। आप चित्र में देखिए कितनी बड़ी सी ये गोल मेज है, उसमें चारों तरफ से लोग घेरे हुए बैठे हैं, और ये इंग्लैंड का दृश्य है, वहाँ का जो हाउस है उसका ये दृश्य है। बच्चों, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 सितंबर 1930 ईस्वी से 29 जनवरी 1931 तक चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 2 दिसंबर 1931 तक चला। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चला। पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए। जब गांधी जी गए तो वहाँ गांधी जी को जो मिलना चाहिए था, जो उम्मीद करके गए थे कि हमें तो पूर्ण स्वराज्य मिलेगा, पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन उसकी कोई बात ही नहीं हुई। तो गांधी जी जब लौट के आए तो उन्होंने कहा कि हम खाली हाथ गए थे और खाली हाथ आए हैं, अर्थात बहुत कुछ, क्योंकि अंग्रेज बहुत चालाक थे, वो भारत को इतनी जल्दी स्वतंत्र नहीं होने देखना चाहते थे, तो क्योंकि उनके हित थे, आर्थिक हित छुपे हुए थे, तो इसलिए इन गोलमेज सम्मेलनों का कोई महत्व नहीं निकला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं, इसी के क्रम में एक चर्चा कर लेते हैं हम आप। यदि आप से आज के समय सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा करने को कहा जाए तो आप कैसे करेंगे, उदाहरण सहित बताएं। बच्चों, आज जब हम अपनी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करते हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन, तो आपने ध्यान दिया होगा काली पट्टी बांध लेते हैं, टोपी लगा लेते हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और पैदल मार्च करते हैं। जहां हमें कोई पकड़ने आता है, हमारे ऊपर बल प्रयोग होता है, हम वहीं बैठ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी हम अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते, गोली नहीं चलाते, डंडा नहीं चलाते। ये वही अस्त्र है जो हमें गांधी जी दे के गए थे, सत्याग्रह का अस्त्र, सविनय अवज्ञा का अस्त्र। अर्थात हम अपनी बात कह करके शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन हम हिंसा का प्रयोग नहीं करते। यह वही सविनय अवज्ञा है जिसे गांधी जी ने 1930 में आंदोलन का रूप दिया था। बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या क्या थीं? यहाँ आपको यह देखना है कि जो हमारी सविनय अवज्ञा हमने की, उनकी सीमाओं से क्या तात्पर्य है, आइए जानते हैं। बच्चों, हमारा जो देश है उसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, शुरू से फूट डालो और राज्य करो की नीति पर वो चले, अर्थात उन्होंने भाई को भाई से लड़ाया। पहले मुस्लिमों को हिंदू से लड़ाया और 1909 में उन्होंने एक ऐसा जहर बोया लॉर्ड मिंटो के समय कि वह जहर आज तक हम लोग ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात मुस्लिमों को उन्होंने अपना चहेता बनाया और मुस्लिमों के मन में यह भाव उत्पन्न किया कि नहीं, जो हिंदू हैं वो आपको कुछ देना नहीं चाहते, और उनको हिंदुओं से दूर किया। लेकिन गांधी जी ने, आपको याद होगा, असहयोग आंदोलन के समय मोहम्मद अली, शौकत अली बंधुओं को, खिलाफत आंदोलन को अपने में शामिल किया और फिर से एकता में आ गए। लेकिन धीमे धीमे करके यह जो ग्रंथि है ये बढ़ती गई।
बच्चों, जो मुस्लिम लीग थी वह अपने स्वयं के हितों के लिए अलग अलग मांग कर रही थी, अर्थात विधान परिषद में, विधानसभा में वह अपने लिए जो सीटें थीं चुनाव में उनका आरक्षण मांग रही थी। इतना ही नहीं, इन्होंने किया क्या कि अब इसके बाद जो हरिजन बंधु थे हमारे, उनको भी हमसे दूर करना प्रारंभ कर दिया और उनके लिए भी अलग जो है आरक्षण की व्यवस्था कर दी। अर्थात पहले हम भाइयों को हिंदू मुस्लिम में बांटा, फिर इन्होंने हमारे हिंदू धर्म में इन्होंने एक सेंध लगाई और जो हमारे हरिजन बंधु थे उनको जो है हमसे अलग करने की रणनीति बनाई। तो क्या है कि सबके हित अलग अलग थे, लेकिन फिर भी हम एक साथ थे, क्योंकि हमारी राष्ट्रवाद की भावना एक साथ उत्पन्न हुई थी। हमारे लक्ष्य एक थे, देश को स्वतंत्र कराना। आइए देखते हैं कि पीछे चलते हैं, पिछले स्लाइड में हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एवं दलित वर्ग एसोसिएशन 1930, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक दलित वर्ग के उद्धार के लिए अपना एक संघ बनाया, जिन्हें उन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन नाम दिया। बच्चों, बाबा साहब के मन में अंग्रेजों ने ये बात भर दी कि नहीं, दलित वर्ग का जो मसीहा है वो आप ही हैं। लेकिन गांधी जी भी दलितों के उद्धार के लिए पूरी तरह डट चुके थे। उन्होंने अपने हरिजन पत्र के माध्यम से, हरिजन संघ के माध्यम से यह बात स्पष्ट की कि यदि भारत में छुआछूत रहेगी तो मैं किसी भी कीमत पर ऐसे समाज को स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन हुआ क्या? पूना समझौता। पूरी तरीके से अंबेडकर जी और गांधी जी में द्वंद्व छिड़ा हुआ था। एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी 1932 में, जो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, तत्कालीन वहाँ के मुखिया ने, इंग्लैंड के। उसका सिर्फ उद्देश्य ये था कि जो केंद्रीय विधानसभा थी और केंद्रीय विधान परिषद, उसमें जो हमारे हरिजन बंधु हैं इनको अलग प्रतिनिधित्व देना था, आरक्षण देना था, अर्थात अलग करना था, जो कि गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी उस समय जेल में थे। किसी भी तरीके से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य समझौता हुआ, जो पूना में हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जानते हैं। यह एक तरीके से न केवल कम्युनल अवार्ड के ऊपर एक प्रहार था, बल्कि अंग्रेजों के मुंह पर भी एक तमाचा था, क्योंकि उनकी जो सोच थी, फूट डालो राज्य करो, अर्थात अगर हम अलग अलग खंड खंड में विभाजित हो जाते तो बच्चों हमें स्वतंत्रता कभी न मिलती। और अंग्रेज यही चाहते थे कि हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाओ, हिंदुओं को मुस्लिमों से लड़ाओ। सिखों के लिए अलग आरक्षण कर दिया, ईसाइयों के लिए अलग आरक्षण कर दिया। तो जब थोड़े थोड़े खंड में हमें वो विभाजित कर रहे थे तो हमारा जो लक्ष्य था वह जो है उससे हम भटक रहे थे। तो गांधी जी का और अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके बाद मोहम्मद इकबाल द्वारा मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग। अब देखिए, जो मोहम्मद इकबाल थे, इन्होंने क्या किया कि पृथक पाकिस्तान के लिए अपना जो है मांग आगे बढ़ा दी। बच्चों, आपको बता दें कि 1930 में चौधरी रहमत जो अली थे, उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, उन्होंने एक नाम दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब है पंजाब, और का से कश्मीर, और पाकिस्तान सिंध, जो स्थान है उससे सिंध, और जो तान से बलूचिस्तान। तो ऐसे करके इतने राज्यों को मिला करके वो कह रहे थे कि ये मुसलमानों को अलग दे दिया जाए। उसी पर एक कदम आगे मोहम्मद इकबाल ने जो है मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की, जो कि एक यह प्रदर्शित करता है कि अंग्रेजों की जो फूट डालो राज्य करो की नीति में कहीं ना कहीं ये उसमें खो चुके थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की ये अलग अलग सीमाएं थी कि हरिजन अपने लिए आरक्षण मांग रहे थे और जो मुस्लिम हैं वो अपने लिए आरक्षण मांग रहे थे, कांग्रेस से दूर जा रहे थे। ये सारी समस्याएं थीं, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने किसी भी तरीके से सबको एक करके और आगे की ओर बढ़े। बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। एक प्रश्न हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने वाले विभिन्न वर्गों के हित अलग अलग थे, अभी हमने बताया, उनमें से कुछ हितों के विषय में बताएं। बिल्कुल सही है बच्चों, जो हमारे हरिजन बंधु थे उनके हित अलग थे कि उन्हें अलग आरक्षण मिले, जो मुस्लिम वर्ग थे उनके अलग हित थे, हमारे जो व्यापारी हैं उनके अलग हित थे, किसानों के अलग हित थे, जमींदारों के अलग हित थे, सबके हित अलग थे। लेकिन हमारा लक्ष्य एक था, अंग्रेजों से मुक्ति पाना, पूर्ण स्वराज्य पाना। आगे चलते हैं बच्चों। सामूहिक अपनेपन का भाव, यह अंतिम हमारा इस पे चर्चा करेंगे। बच्चों,
अपनेपन का भाव कब उत्पन्न होता है? सामूहिक अपनेपन का भाव तब उत्पन्न होता है जब हम राष्ट्रवाद में बंध जाते हैं, अर्थात हमारा जो समाज है वो विभिन्न बुराइयों को त्याग कर किसी एक ऐसे मुद्दे पर एक साथ आ जाए। जब कोई राष्ट्रव्यापी किसी चीज़ को हम देखते हैं, कोई चित्र को, कोई पुस्तक को, किसी छवि को जो हमारे मन में होती है, तब हमारे अंदर सामूहिक अपनेपन का भाव आता है। और यही हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा भारत माता की सर्वप्रथम एक छवि बनाई गई। आज भी हम भारत माता कहते हैं, अपने देश को हम भारत माता कहते हैं। विश्व में कोई देश नहीं जो अपने देश को माता कहता, हम भारत माता कहते हैं उसको। तो हमने छवि बनाई कि हमारा देश नहीं है, ये भारत माता है। उसके बाद वंदे मातरम गीत की रचना की गई। बच्चों, वंदे मातरम गीत ही है जो आनंद मठ में दर्ज है और जिसे 1905 के जो स्वदेशी आंदोलन था उसका प्रमुख गीत बना था और हमारे अंदर सामूहिकरण की भावना उत्पन्न की थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को क्या किया? चित्रित किया। इन्होंने सबसे पहले बनाया, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, और इन्होंने उसको चित्रित किया, उसे अलंकृत किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया? आपको पता है, शांति निकेतन के प्रमुख सर्वे सर्वा थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत अच्छे कवि थे, शिक्षा शास्त्री थे, दर्शन शास्त्री थे और लेखक भी थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। इन्होंने गांव-गांव जाकर लोक कथाएं, किंवदंतियां, कहानियां, उनके माध्यम से लोगों को जागृत करना प्रारंभ किया। कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से लोगों के मन में सामूहिक अपनेपन की भावना उत्पन्न की कि नहीं, हम जो है एक होकर के देश को स्वतंत्र कराएं। बच्चों, ये सामूहिक अपनेपन का भाव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बाल गीत के रूप में, गायन के रूप में, कहानियों के रूप में गांव-गांव भ्रमण करके लोगों के अंदर यह भाव उत्पन्न किया। स्वदेशी आंदोलन के समय पश्चिम जो बंगाल हमारा वर्तमान में है, वहाँ तिरंगा झंडा बनाया गया। उसका रंग क्या था? हरा था, पीला और लाल था। हरा का तात्पर्य है हरियाली से और पीले का तात्पर्य है हमारे जो है समृद्धता से, और लाल जो हमारा जो उसका प्रतीक है वो संपन्नता से। बच्चों, हम अब इसके आगे देखते हैं कि जो सामूहिक अपनेपन का भाव है उसकी उत्पत्ति में भारत माता की जो छवि है वो कहाँ तक काम में आई। आप देखिए, पहले में जो हमारी भारत माता की तस्वीर है, एक देवी के रूप में हाथ में माला लिए हैं और एक हाथ में पुस्तक लिए हैं। आप देखिए किस तरीके से सादगी का प्रतीक हैं, जो यह बात प्रदर्शित कर रही हैं कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, शांति के पुजारी हैं। और दूसरे में आप देखिए भारत की जो छवि बनी है जिसमें माता हैं शेर पर खड़ी हुई हैं और हाथ में त्रिशूल लिए हैं और लाल झंडा है हमारा, जिसे भगवा झंडा कहते हैं। बच्चों, यह इस बात का प्रतीक है कि सिंह है ताकत का प्रतीक और झंडा हमारे नेतृत्व का प्रतीक। तो इन जो है छवियों ने हमारे राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। अब आगे देखते हैं हम आज का जो गृह कार्य है, गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों चलाना पड़ा, आपको करना है। गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ, साइमन कमीशन भारत क्यों आया, सामूहिक अपनेपन की भावना को उत्पन्न करने में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या योगदान रहा, आपको यह करना है। इसके आगे चलते हैं। बच्चों, आपको अगर ऑनलाइन अभ्यास करना है तो हमारे दीक्षा ऐप पर जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के YouTube लिंक पर भी जाकर के आप अध्ययन कर सकते हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आज आपने जो कुछ भी सीखा वह बहुत अच्छे से सीखा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।